23 जून 2025 एक मिसाइल कतर के ऊपर आके गिरता है और उसी के साथ अमेरिका ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक करता है। इसी के साथ साथ ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन था सिर्फ धमकियों का नहीं, अब एक खुला वॉर बन चुका था। 2025 में सिर्फ 12 ही दिनों के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइल्स फायर हो चुकी है, न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और डजन्स की तादाद में लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? और इन सब में भी सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ट्रंप ने खुद एक सीज फायर को ब्रोकर किया था, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिस इज इन पीस, दिस इज जस्ट अ पॉज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कतर जैसे न्यूट्रल कंट्री पे अटैक आखिर क्यों हुआ, ट्रंप और अमेरिका वापस मिडिल ईस्ट में इतने एक्टिव क्यों हो गए, ईरान और इजराइल के बीच में ये राइवलरी थी इतनी गहरी क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कहां स्टैंड करता है। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द ट्रूथ बिहाइंड द इजराइल एंड ईरान वॉर। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने सीरिया के दमास्कस में ईरान के एक डिप्लोमेटिक काउंसलेट पे एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सीनियर IRGC कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की डेथ हो गई और ईरान ने इसे डायरेक्ट डिप्लोमेटिक अटैक माना और रिवेंज का प्रॉमिस किया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन स्टेडली बढ़ने लग गए। गाजा से हमास ने इजराइल पे रॉकेट्स फायर किए, हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के एरियाज को टारगेट करना शुरू करा, हुतीज ने रेड सी में शिपिंग रूट्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और इजराइल ने इस सब का जिम्मेदार माना ईरान को। और फिर हुआ एक बहुत बड़ा स्टेप। 12 जून 2025 इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन और इस ऑपरेशन में तेहरान और दूसरे ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक्स हुए। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. सीनियर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट और IRGC कमांडर्स इसमें मारे गए और इसी के डायरेक्टली बाद 13 जून 2025 में ईरान ने एक डायरेक्ट रिटेलिएशन किया। लगभग 100 मिसाइल्स फायर किए गए इजराइल के सेंट्रल और नॉर्दर्न सिटीज पे। वॉर अब प्रॉक्सी से निकलकर स्टेट वर्सेस स्टेट बन चुका था। 14 से 19 जून के बीच सिचुएशन और इंटेंस हो गई। ईरान ने मिसाइल्स के अलावा ड्रोन्स और साइबर अटैक्स भी एक्टिवेट किए और इजराइल के कुछ मिलिट्री जोन्स, ऑयल फैसिलिटीज, इवन सिविलियन टारगेट्स पे भी हिट्स रिपोर्ट की गई। 19 जून को ईरान ने लगभग 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। तेल अवीव, रहवूत और बेरशेबा जैसे एरियाज टारगेट हुए। बेरशेबा के सोरका मेडिकल सेंटर में भी हिट हुआ जहां कई लोग इंजर्ड हुए। इजराइल ने इसका तुरंत जवाब दिया, आरक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पे एयर स्ट्राइक किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक IR-40 रिएक्टर का कंटेनमेंट स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी के साथ साथ हुतीज ने रेड सी में कमर्शियल शिपिंग पे भी स्ट्राइक बढ़ा दिया था, बट US नेवी ने वहां वॉरशिप डिप्लॉय किए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड्स को सिक्योर किया जा सके। तो अब पॉइंट ये था कि अब ये वॉर सिर्फ एयर स्ट्राइक का नहीं रह गया था, अब साइबर और इकोनॉमिक वॉरफेयर भी इसका एक पार्ट बन चुका था। ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे अब ऊपर जाने वाले थे और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो एनर्जी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उनको इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट फील होने वाला था। आज जो ये वॉर चल रही है, आज जो ये मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कहानी 2024 में शुरू हुई थी? तो द आंसर इज नो। एक्चुअली 1979 में इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट बन चुका था और इजराइल को ऑफिशियली उन्होंने एक इलेजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पे। उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज भी थे, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के आते ही ईरान ने एक ज़ायनिज्म के खिलाफ स्टांस ले लिया और इजराइल को एक दुश्मन कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इस सब में रिलीजियस इशू जो है वो बहुत सिंपल था कि इजराइल एक ज्यूइश स्टेट था जबकि ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। दोनों देश के लीडर्स अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में रखते आए हैं उस टाइम से। ईरान का मानना है कि ईरान पैलेस्टीन पे इलीगल ऑक्यूपेशन करता है और वो पैलेस्टीन के कॉज को एक रिलीजियस और पॉलिटिकल जिम्मेदारी के रूप में देखता है। वही इजराइल के लिए ईरान एक एंटी इजराइल रिटोरिक और प्रॉक्सीज का यूज करता है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस टेंशन के चलते इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशंस किए उस टाइम से। साइबर अटैक जैसे कि स्टक्सनेट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेटेड किलिंग, ईरानियन साइट्स पे कोवर्ट एयर स्ट्राइक्स। ईरान ने भी पीछे नहीं हटे, ईरान ने भी अपनी कई प्रॉक्सी स्ट्रेटजीज बनाई है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, हमास में गाजा, यमन में हुतीज। ये सिर्फ एक रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं है, ये एक रीजनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की फाइट है। और अब 2025 में जब ये राइवलरी डायरेक्ट वॉर बन चुकी थी, दुनिया समझने लगी है कि ये एक सडन बात नहीं है बल्कि 45 इयर्स की एक बिल्ट अप फ्रिक्शन की रिजल्ट है। अब वापस आते हैं जून 2025 में,
जब कॉन्फ्लिक्ट पीक पे था तब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरप्राइजिंग मूव लिया। ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे डायरेक्ट एयर स्ट्राइक अप्रूव कर दिया। इस्फहान, नतांज और फारदाव जैसे जगह इस सब में अफेक्टेड थे और ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। और ट्रंप का कहना था कि ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना होगा एंड दिस टाइम नो नेगोशिएशंस। लेकिन एनालिस्ट का मानना था ट्रंप का ये स्टेप सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेप भी था। 2024 के इलेक्शंस में जीतने के बाद ट्रंप अपनी एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज सबके सामने बनाना चाहते हैं और अब वो चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें एक वॉर टाइम लीडर के रूप में देखे और ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है। You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और इस प्लेटफॉर्म से वो एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडर बनने का, एक एंटी ईरान स्टैंस रखने को रीइंफोर्स करने का और नेतन्याहू के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाने को दिखाना चाहते हैं पूरे यूएस को। इजराइल और ट्रंप के टाइज काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। नेतन्याहू ओपनली ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और मिडिल ईस्ट में ट्रंप का रोल अब एक मीडिएटर का नहीं बल्कि डायरेक्ट मिलिट्री लीडर का बन चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का सीज फायर अटेम्प्ट भी एक स्ट्रैटेजी है, एक हीरोइक नैरेटिव बनाने के लिए। जब सब लोग को लग रहा था कि अब तो वॉर डेफिनेटली हो गया, अब रोक नहीं सकते, तभी ट्रंप ने इंटरवीन किया और एक शॉर्ट टर्म सीज फायर अनाउंस करवा दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इज दिस रियल पीस और जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया ऑफिशियली न्यूट्रल है लेकिन इस वॉर का इंपैक्ट इंडिया में भी क्लियरली फील होगा। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन सिर्फ डीएस्केलेशन की अपील की है। लेकिन बैकग्राउंड में इंडियन नेवी ने रेड सी में सर्वेलेंस और पेट्रोल्स काफी स्पीड में बढ़ा दिए हैं। इंडियन ऑयल कंपनीज को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में प्राइस सर्च का सामना करना पड़ेगा और रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट प्रेशर में आएगा। वॉर के अनसर्टेनिटी के माहौल में करेंसी मार्केट्स काफी हिलते हैं और उससे काफी असर पड़ता है। इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज में है काफी वरीड है। मिडिल ईस्ट में 80 लाख के आसपास इंडियंस रहते हैं। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो मास इवैक्यूएशन या लेबर सेफ्टी भी एक बड़ी चैलेंज बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के लिए ईरान और इजराइल दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। ईरान से एनर्जी और चाबहार पोर्ट का एक्सेस, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेशन। इसीलिए इंडिया ओपनली किसी एक की साइड नहीं ले सकता। इस समय इंडिया का रोल एक साइलेंट स्टेबलाइजर का है जो डिप्लोमेसी से फाइट कर रहा है, मिलिट्री से नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बार फिर दिखाया कि दुनिया एक डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड है जहां हर मूव कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसी से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस कंट्री ने क्या मूव्स लिए। सबसे पहले बात करेंगे यूएस और इजराइल की। इन दोनों ने एक सॉलिड अलायंस बना ली है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस कोऑर्डिनेशन और ट्रंप और नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री भी इस अलायंस को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब बात करते हैं ईरान। तो ईरान के पास कोई ओपन एलाइज नहीं है। रशिया क्वाइटली डिप्लोमेटिक और साइबर सपोर्ट दे रहा है और चाइना पब्लिकली न्यूट्रल है लेकिन बैकग्राउंड में स्ट्रेटेजिक ऑयल डील्स आराम से सिक्योर कर रहा है। जब बात करते हैं गल्फ कंट्रीज की जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, वो पब्लिकली साइलेंट है। वो ईरान से दूरी रखते हैं लेकिन ओपन कॉन्फ्रंटेशन से भी बच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इकोनॉमी और ऑयल एक्सपोर्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। जब बात करें यूरोपियन यूनियन की तो वो डिवाइडेड है क्योंकि जर्मनी और फ्रांस सीज फायर के लिए पुश कर रहे हैं लेकिन यूके ने इजराइल के एयर स्ट्राइक्स को फुल्ली सपोर्ट किया है। जब बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया काफी रेयर पोजीशन में क्योंकि इसके एक स्ट्रॉन्ग टाइज हैं बोथ ईरान और इजराइल के साथ। इसलिए न्यू दिल्ली हर स्टेटमेंट काफी केयरफुली ड्राफ्ट कर रहा है और अपने हर नेक्स्ट मूव को काफी सोच समझ के चल रहा है। तो इस सब से हमें ये पता लगता है कि ये सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी बन चुका है ये पूरा सिनेरियो। और इस बार का जो अलाइनमेंट्स बन रहे हैं कंट्रीज की, ये कोल्ड वॉर के जैसी नहीं है क्योंकि ये बहुत फ्लूइड और अनप्रेडिक्टेबल है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ना तब ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, बट जैसे सारी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे देश इंटरफेयर कर रहे हैं या स्टेप इन कर रहे हैं, उससे ये सारा कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? तो उसका सारा पॉइंट इस पे आता है कि अगर ईरान के जो क्लोज प्रॉक्सीज है जैसे कि हिजबुल्ला या असाद फोर्सेस अगर ओपन मिलिट्री एक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये पूरी वॉर मिडिल ईस्ट को इनगल्फ कर सकती है। रेड सी ऑलरेडी एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है, ग्लोबल शिपिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में स्काई रॉकेट कर रहे हैं जिसका सीधा असर डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया पे पड़ेगा। माइग्रेंट वर्कर्स स्पेशली साउथ एशियन जो वर्कर्स है जो गल्फ कंट्रीज में इजराइल ईरान में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी एक मेजर कंसर्न बन जाएगी। और अगर रशिया और चाइना जैसे पावर्स ओपनली इन्वॉल्व हो गए तो ये छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी एक फुल ऑन ग्लोबल वॉर बन सकता है। अभी के लिए सीज फायर है लेकिन ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया एक ऐसे जोन में खड़ी है जहां एक और मिसाइल और सब कुछ खत्म हो जाएगा।
ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ इजराइल और ईरान का नहीं रह गया, इसका असर पूरे दुनिया में पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस, मिडिल ईस्ट में अगर ऑयल डिस्ट्रप्शन का होता है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब महंगा होगा। ऑलरेडी इंडियन रिफाइनरीज को काफी जगह सप्लाई कंसर्न्स फेस करने पड़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट, वॉर अनसर्टेनिटी से सेंसेक्स निफ्टी पे काफी प्रेशर पड़ता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं और इससे रुपी भी वीक हो सकता है। जॉब्स एंड माइग्रेशन, 80 लाख से ज्यादा इंडियन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, काम करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, इवैक्यूएशन, जॉब लॉसेस एक बड़ी रियलिटी बन सकती है। और जब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग की, इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये चैलेंज है कि दोनों तरफ से रिलेशंस बैलेंस कैसे रखें, बिना किसी की भी तरफ जाए, ओपनली उसी को सपोर्ट करें, कैसे वो रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और फैला तो इंडिया को अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या सिर्फ एक आग को रोकने की टेम्पररी कोशिश है? लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आपको ये डीप टाइप वीडियोस अच्छी लग रही हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।